चलिए फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका डिस्कशन आपको बोर्ड पे मिल जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर के 1 नंबर वाले और 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 4, ठीक है। 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 5-5 नंबर के पहले आपको देखना होता है, कमांड कर लेना कि ये हमको आते हैं कि नहीं, 5 को 20 उधर हो जाते हैं। और 3-3 नंबर के हमारे पास होते हैं 10 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन वहाँ से 30 नंबर का हो जाता है, तो 20 और 30 हो जाते हैं 50। और अगर आप 1-1 नंबर वाले 12 क्वेश्चन सही कर लेते हो, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 6 होते हैं निश्चित उत्तरी, तो 12 उधर से, तो जो 50 और 12 हो जाते हैं हमारे पास 62। और 4 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, यानी 4 दूनी 8, यानी उधर हो जाते हैं टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का प्रैक्टिकल में अगर आपने प्रैक्टिकल किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो विद्यालय में अक्सर आपको पता होता है कि पैसे भी जमा करवाए जाते हैं, और आप रिकॉर्ड बनाइए, पैसे जमा करिए तो आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसा तो आपको पता ही होगा। और बाकी यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास कुछ हैं, उनको देखिएगा। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी वैद्युत धारिता क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके लिए देखिए, विलगित गोली चालक की धारिता यानी पृथककृत, अलग एक, अगर अलग कहीं पे आइसोलेटेड हमारा कोई स्पेरिकल रखा हुआ है, स्पेयर रखा हुआ है, कोई विलगत गोली चालक है जो बिल्कुल अलग रखा हुआ है, तो वहाँ पर जो हमारी धारिता होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, C बराबर 4πε0 A, ठीक। जिसमें से A क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो ये 9 जो है वो त्रिज्या 9 त्रिज्या है, A बराबर 9 है, तो आप A बराबर 9 मीटर रख लोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको मिल गया ऑब्जेक्टिव में, आपको 1 नंबर में भी मिल सकता है। तो ये देखिएगा यहाँ पे कि अगर हम फार्मूला लगाने जाएं तो एक चीज़ याद रखना है कि 1/4πε0 का जो मान है 9 × 10⁹ और मात्रक भी याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब यहीं पे आ गया तो इसके भी मात्रक की बात कर लेते हैं। 1/4πε0 का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। यहीं पे एक और मान की डिस्कशन कर लेते हैं। ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 और इसका मात्रक उल्टा कर दो, यानी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ε0 का विमीय सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो ε0 का जो विमीय सूत्र है वो हमारे पास क्या होता है, तो कूलाम स्क्वायर, देखो यहाँ से निकालना सीख लो, ज़्यादा बढ़िया है। कूलाम का जो विमीय सूत्र यानी आवेश का वो AT होता है, न्यूटन यानी बल MLT-2 होता है, मीटर यानी दूरी यानी L² होता है, L² लिखा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा दो। सबको अगर एक पास ले जाओगे तो लिखने का तरीका सबसे पहले m हमारे पास ऊपर से लेके नीचे तक एक ही बार है, और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो m की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने चेक किया कि जो L है, m के बाद L लिखना होता है, तो L हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 3, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। T हमने चेक किया तो यहाँ पे -2 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और T ऊपर भी 2 है तो T की पावर 4 हो जाएगा। A हमारे पास 2 है तो A2, ये इसका विमीय सूत्र। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हमको मिल गई। चलिए, हमारा क्वेश्चन था कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने इस फार्मूले में मान रखा। अगर 1/4πε0 का मान इतना है तो 4πε0 का मान इसका उल्टा हो जाएगा, यानी C बराबर इसकी जगह पे लिखेंगे 1/9 × 10⁹ और त्रिज्या हमारे पास A कितनी है, 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, 10 की पावर ऊपर चला जाएगा -9, तो आ जाएगा इतने फैरेड। अब ये 10 की पावर -9 फैरेड किस ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर D में। ऑप्शन नंबर D में, तो ये सही हो जाएगा। आइए, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का ज्ञान। तो प्रेरित वैद्युत धारा क्या होती है, जब किसी कुंडली में या किसी बद्ध कुंडली में अगर हम फ्लक्स में परिवर्तन कराते हैं, किसी बंद कुंडली से जुड़े हुए फ्लक्स में परिवर्तन कराते हैं, तो उस कुंडली में बहने वाली धारा जो होती है, जो एक नई धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही उस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स परिवर्तन से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और वहीं से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती। तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उस प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। क्योंकि लेंज का नियम यह था कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा
सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारक का विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न होती है। यह लेंज का नियम भी है, और इसी लेंज के नियम को फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी दूसरे नियम में भी लिखा गया, यानी फैराडे का ही दूसरा नियम लेंज का नियम है। तो लेंज का नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, दोनों सही है। ग नंबर में आ जाओ, निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? ध्वनि तरंगे और ऊष्मीय तरंगे इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं। वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश तरंगे, फोटान जो होता है वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ही होता है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो ऊर्जा होती है वो h होती है। बहुत सारी कहानी वैद्युत चुम्बकीय तरंगों से है। तो आइए आगे आ जाते हैं। हमारा है प्रकाशिक तंतु में निम्न में से किस गुण का प्रयोग होता है? व्यतिकरण एक घटना है, विवर्तन भी एक घटना है, परिकरण भी एक घटना है। ये तीनों घटनाएं आपको पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो प्रयोग होता है वो प्रकाशिक तंतु में किया जाता है। प्रकाशिक तंत्र क्या होता है? सिग्नलों को, यानी दूर दूर तक सिग्नलों को प्रेषित करने के लिए, दूर दूर तक सिग्नलों को भेजने के लिए जो हम यूज करते हैं प्रकाशिक तंतु, उसमें हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बिना ऊर्जा का हास हुए हमको लाइट यानी जो सिग्नल है बड़ी दूर तक भेजना है, लाइट बड़ी दूर तक भेजना है, तो वहाँ पे प्रकाशिक तंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग। और प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो होता है वो प्रयोग होता है। ठीक है, आगे आइए देखिएगा। एक AMU के तुल्य ऊर्जा, तो एक AMU के तुल्य ऊर्जा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। AMU का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, AMU का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है परमाणु, हिंदी में है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो भी हमारे परमाणु होते हैं, जो भी हमारे तत्व होते हैं, उस परमाणु के तत्व के भीतर, परमाणु के भीतर नाभिक का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये बहुत छोटे द्रव्यमान होते हैं। तो छोटे से छोटे द्रव्यमानों को, परमाणु द्रव्यमानों को नापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे AMU कहते हैं। और एक AMU में 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम ये होता है। ठीक है, उसके बाद अर्धचालकों की जो चालकता है उसमें आ जाइए। अर्धचालकों की जो चालकता है तो वो ताप पर निर्भर नहीं करती, ऐसा नहीं, निर्भर करती है। चालकता का मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास आई तो ताप बढ़ने पर घटती है, बिल्कुल घटती नहीं है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, जबकि चालकों की चालकता ताप बढ़ने पर घटती है। जबकि चालकों की, जो चालक होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनकी बात करा जाए तो उनमें जो ताप बढ़ाया जाएगा तो उनकी चालकता घट जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और यहाँ क्या होता है, अर्धचालक की जो चालकता है वो ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अगर इसी का उल्टा पूछ ले, अर्धचालक की प्रतिरोधकता, तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने पर घटता है। आगे आ जाते हैं, स्वप्रेरण क्या है। आगे क्वेश्चन है हमारा, देखो बहुकल्पी हमारे साथ हो चुके हैं सारे के सारे। आगे जो हमारा क्वेश्चन आया वो स्वप्रेरण का है। तो देखो जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराते हैं तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बोलते हैं शॉर्ट में, उत्पन्न हो जाता है तथा एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक, उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को क्या कहा जाता है? स्वप्रेरण। जब किसी कुंडली में धारा का परिवर्तन हो, जब किसी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन हो, तो उस कुंडली में स्वयं
क्या हो जाता है, एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा और इस वोल्टेज को हम प्रेरित वोल्टेज कहते हैं, इस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं और इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण की घटना। इतने क्वेश्चंस को आप फटाफट जल्दी से नोट कर लेना। आगे कुछ क्वेश्चंस है जिनकी थ्योरी मैं आपको पहले से ही लिख के दूंगा क्योंकि टाइम लग रहा है थ्योरी में। अगर एक एक नंबर के तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, तो एक एक नंबर वाले पहले देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास अभी हमने जो डिस्कशन किया 7 क्वेश्चन हमारे डिस्कशन में हो गए। अब हमारे पास बचे 1 2 3 4 3 2 5 और ये एक एक ही नंबर वाले सारे थे, ठीक है, एक एक नंबर वाले सारे थे। अब इसमें जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों में किन भौतिक राशियों का दोलन होता है, तो इसका आंसर आपको लिख लेना है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का जो है दोलन होता है, ठीक है। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को लगा देते हैं। ठीक भैया, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे ये 2 हो गए, ठीक। 2 उत्तल लेंस जिनमें अब देखो यहीं पे आपने देख लिया कि धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक। उच्च प्रतिरोध को लगा दिया जाता है धारामापी को वोल्टमीटर में। और यहीं पे आपको याद रखना है कि अगर धारामापी को एमीटर में बदलना हो, धारामापी को एमीटर में बदलना हो, तो एमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में, किसके समांतर क्रम में, धारामापी के समांतर क्रम में, यानी धारामापी के समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया जाता है, धारामापी के समांतर क्रम में एक शंट लगा दिया जाता है, शंट लगा देते हैं। और शंट भी क्या है, शंट भी आपका एक अल्प प्रतिरोध है। शंट जो है एक अल्प प्रतिरोध है जिसको हम क्या करते हैं और धारामापी के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, धारामापी के समांतर क्रम में लगाते हैं, तो वो एक एमीटर की भांति काम करने लगता है। शंट क्या है, एक बहुत छोटा प्रतिरोध, उसको शंट कहते हैं, बहुत छोटा प्रतिरोध, उसको हम शंट कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे है क्वेश्चन 2 उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 है, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता हमसे पूछ रहा। तो सबसे पहले हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए फार्मूला है 1/f बराबर 1/f1 1/f2। अब चूंकि ये दोनों कौन से लेंस हैं, उत्तल लेंस हैं, और अगर उत्तल लेंस है ना तो इनकी दोनों की फोकस दूरी माइनस लेंगे। दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक के 20 है और दोनों उत्तल हैं, तो -20 और प्लस करके फिर -20। तो 1/f बराबर माइनस हर बराबर है तो 20 एक बार लिख लो, -1 ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो -1 मिलके -2 हो जाएंगे। 1/f बराबर 2 से काट दोगे 10, यानी माइनस का 1/10 आ जाएगा। f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। अगर कह देता कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो 10 सेंटीमीटर होती, लेकिन कहा है संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, तो P बराबर यहीं पे फार्मूला लगाओगे 100/f, और ये फार्मूला लगता है जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, तो 100/, हाँ देखिए ये तुम्हारा उत्तल लेंस है तो प्लस का लेते हैं, ठीक, ये माइनस गलत हो गया, उत्तल लेंस प्लस का लेते हैं, प्लस का लेते हैं तो प्लस का आएगा, तो 10 रखेंगे तो 10 से काटोगे तो 10 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी आएगी, 10 डायोप्टर आएगी। क्वेश्चन नंबर है आपका फिर अगला, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताइए। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस क्वेश्चन को भी देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। E बराबर -3.4, En बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फार्मूला आयनन
उत्तेजित परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो En बराबर माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर होता है। En का मान 3.4 रखेंगे, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर रखेंगे, एन स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस 13.6 अपॉन माइनस 3.4, ये कट जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो n बराबर 2 आएगा, क्योंकि एन स्क्वायर का मान अगर 4 है तो n का मान 2 होगा। अगर n 2 आ गया, हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग तो हमने निकाला नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J बराबर NH अपान 2 पाई सूत्र होता है। तो n का मान हमारे पास 2 है, h का मान हमारे पास 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है, अपॉन में 2 और पाई का मान 3.14 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा 6.6 अपान 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है। ये पॉइंट यहाँ 0 लगा के ये पॉइंट हटा दो, 314 को 660 में भाग करोगे तो 314 दूनी 628 होता है, यानी 2 बार में तो ऐसे ही जाएगा, और साथ ही साथ में 28 के बाद हमारे पास बचे वहाँ पे 32, 320 हो जाएगा, तो 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 34 कोणीय संवेग है। तो इसका मात्रक जो है, हमको कोणीय संवेग निकालना था, तो इसका मात्रक हम लिख देंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। संवेग के लिए ये मात्रक लिखते हैं, संवेग के लिए ये मात्रक लिख देंगे NH अपान 2 पाई, ठीक। आगे देखिएगा, ये हमारा हो गया पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर कोई संधि, यानी पीएन जंक्शन कैसे बनाया हमने, तो ये हुआ आपका पीएन संधि डायोड का परिपथ का प्रतीक, ऐसे बनाया जाएगा परिपथ में पीएन संधि डायोड। अब इसमें अगर बैटरी P सिरे को धन से और N सिरे को ऋण से जोड़ते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भैया ये अग्रदिशिक है, इसको कहते हैं अग्रदिशिक है। और अगर इसी का उल्टा जोड़ दिया जाए, यानी कहने का मतलब P सिरों को निगेटिव से और इसको जोड़ दें, तो इसको हम कहते हैं पश्च अभिनत या पश्च दिशिक, अभिनत या फिर पश्च दिशिक, अग्र दिशिक या अग्र अभिनत। तो अब पश्च अभिनत जो होता है विभव प्राचीर का पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अवक्षय परत दोनों की दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, अगर पश्च दिशिक लगाया जाएगा तो अवक्षय परत भी की जो चौड़ाई है वो भी बढ़ जाएगी, विभव प्राचीर का मान भी बढ़ जाएगा, यानी अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, तथा क्या होता है, पश्च अभिनत उसमें विभव प्राचीर भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होगा। अब अवक्षय परत विभव प्राचीर, अवक्षय परत क्या होता है, पीएन संधि डायोड के दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते उसको अवक्षय परत कहते हैं। विभव प्राचीर क्या होता है, अवक्षय परत के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। तो इनकी भी डिफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गए, इनको भी आप नोट करो। तो ये 12 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले हो गए, फिर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है तो उसकी जब परिभाषा आप लिखने जाओगे तो आप ये लिखोगे कि जो एकांक धनावेश नहीं लिखेंगे एकांक धनावेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश लिख लो, चाहे धनावेश लिख लो, एकांक धन परीक्षण आवेश लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। एकांक धन परीक्षण आवेश पर
लगने वाले बल को, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ठीक, आया इसका मात्रक, तो फार्मूला भी लिख लो। E बराबर होता है F/Q0। ठीक, F/Q0 होता है। यहाँ पे अगर इसका मात्रक लिखने जाओगे तो F जो होता है, F का मात्रक होता है न्यूटन और बटे Q का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन बटे कूलाम। इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, यहीं से अगर न्यूटन बटे कूलाम एक मात्रक होता है तो देखो इसका मात्रक लिख लिया हमने, न्यूटन बटे कूलाम होता है। और इसका एक मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होता है और वो मात्रक इसका होता है वोल्ट बटे मीटर। वोल्ट बटे मीटर, इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। तो एक तो मात्रक हो गया न्यूटन बटे कूलाम और एक मात्रक हो गया वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर, न्यूटन बटे कूलाम, वोल्ट बटे मीटर। दो मात्रक इसके हमको मिल गए। इसका विमीय सूत्र भी यहीं पे हम लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मात्रक परिभाषा 2 नंबर में हो गई, लेकिन विमीय सूत्र भी इसका लिख लो। तो विमीय सूत्र अभी आपको बताया निकालना। न्यूटन का क्या होता है? MLT-2 और कूलाम का क्या होता है? AT। अब इसमें हमको एक पास से लिखना, M अकेला था कोई बात नहीं, L अकेला था कोई बात नहीं, T दो ऊपर थे एक नीचे, ऊपर जाएगा -3। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र है वो क्या आ गया? MLT-2, MLT-3, MLT-3 ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर अगला है। तो क्वेश्चन नंबर अगला लिख लेते हैं, चाहे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास लिख गया कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार में अधिकतम बल कितना लगेगा? 5 सेंटीमीटर को L बराबर 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा। 2 × 10⁻⁴ टेस्ला है, तो टेस्ला है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। B बराबर 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। 3 मिली एम्पियर हमारी धारा है, तो I बराबर 3 मिली एम्पियर है। मिली को हटाने के लिए 10⁻³ से गुणा, तो ये 10⁻³ एम्पियर आ गया। फार्मूला बल मैक्सिमम, तो F बराबर IBL sin थीटा। कोई भी धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसका फार्मूला होता है F बराबर IBL sin थीटा। अब F बराबर IBL sin थीटा में हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हमसे कहा है तार में अधिकतम बल बताओ। तो जब अधिकतम बल की बात करेगा तो ऐसे केस में साइन थीटा का मान अधिकतम रखना होगा और अधिकतम मान साइन थीटा का 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया F बराबर I का मान लिख देंगे और I का मान हमारे पास दिया है 3 × 10⁻³ B का मान रखेंगे तो B का मान है 2 × 10⁻⁴ और L का मान रखेंगे, L का मान है 5 × 10⁻² और सबका करवा देंगे गुणा। F 3 दूनी 6 पंचे 30 इंटू -3 4 और 3 7 2 9 10⁻⁻9 यानी 3 का 10 हटा देंगे तो 3 × 10⁻⁸ न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, 3 × 10⁻³ थी धारा, 2 × 10⁻⁴ था तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, 5 × 10⁻² था तुम्हारा लंबाई, 3 दूनी 6 पंचे 30, 3 और 4 7 और दोनों सब माइनस के थे, तो ये 30 × 10⁻⁹ आया। 10 30 का हटा दो, इसमें माइनस कर दो 1 घात, तो 3 × 10⁻⁸ बचा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसको भी आप नोट करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है एक हमारे पास कि दर्शन कोण से क्या तात्पर्य है? दर्शन कोण से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर है तो कोई वस्तु लिखेंगे, कोई वस्तु कोई वस्तु आँख पर जितना कोण
जितना कोण अंतरित करती है, जितना कोण अंतरित करती है, जितना कोण अंतरित करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दर्शन कोण, उसे दर्शन कोण कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई। अब दर्शन कोण, दर्शन कोण, दर्शन कोण का मान, दर्शन कोण का मान जितना जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा वह वस्तु उतना ही, वह वस्तु उतना ही क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक, ये हो गया दर्शन कोण हमारा। दर्शन कोण से आप क्या समझते हैं, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। इसी के बाद क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, कार्यफलन से क्या समझते हैं। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या समझते हैं, तो इसका जो आंसर है तो आपतित फोटान, आपतित प्रकाश के फोटान की बात करें या आपतित फोटान या आपतित प्रकाश के फोटान लिख लो, तो आपतित प्रकाश के फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी आपतित प्रकाश के फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकती है, उत्सर्जित कराने में सहायक है, उत्सर्जित कराने में सहायक है। ठीक, आपतित प्रकाश के फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने में सहायक है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्यफलन कहते हैं, उसे हम उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, ठीक, कार्यफलन कहते हैं। और जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो कार्यफलन का मान है सभी धातुओं के लिए अलग अलग है। कार्यफलन सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है, ठीक, सबका मान कार्यफलन सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है। 2-2 नंबर के ये 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन 4 2-2 नंबर के मिलने वाले। आगे आते हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला ये है कि 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर यानी किन किन कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें से पहला आपका आंसर नंबर 1 प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब C इज प्रोपोर्शनल टू A, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक, ये याद रखो नंबर 1 में। दूसरे में और किस पर निर्भर करती है, तो दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी पर यानी C इज प्रोपोर्शनल टू 1/d होती है। अगर दूरी बढ़ा दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता घट जाती है, धारिता घट जाती है। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती है, घट जाती है। ठीक, आते हैं तीसरे नंबर में। तो तीसरा हमारा क्या होता है, प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ पर
प्लेटों के बीच भरे पदार्थ पर, ऐसा लिखो, प्लेटों के बीच भरे पदार्थ पर यदि प्लेटों के बीच क्या कर दिया जाए, प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जिसकी क्या, परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक के है, भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी, तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, यानी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये तीन चीज़ें हमारी रही। धारिता तीन चीज़ों पर निर्भर कर रही है, समांतर प्लेट संधारित्र के क्षेत्रफल पर, समांतर प्लेट जो प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी पर, और तीसरा जो है वो है परावैद्युत पदार्थ पर। अगर परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ये हो गया तीसरा को। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन का डिस्कशन ही रखे हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसी के बाद जस्ट इसका पार्ट 2। तो हमारे पास अभी 9 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले बच्चे हैं और 5 क्वेश्चन 5 दूनी 10 अथवा में भी हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 में डिस्कशन करेंगे, 3 वीडियो बनाएंगे 3 पार्ट में। फिलहाल तो ये क्वेश्चन आप इनको नोट करके और इनको आप तैयार करिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन सेट वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर सेट मतलब कई सारे सेट जो है चालू होंगे और इस बार कम से कम 20 सेट हम कोशिश करेंगे आपको फिजिक्स के करवाएं, 20 सेट आपको फिजिक्स के करवाएं। ठीक है, तो सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने साथियों को ज़रूर बताइए इसके बारे में। ठीक है।